नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। मोदी का अग्निपथ, विपक्ष का सियासी पथ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल दिवस, आज 25वीं सालगिरह विजय दिवस के तौर पर जिसे मनाया जाता है, करगिल पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने अग्निपथ स्कीम का चर्चा किया उसकी और उसका जिक्र किया। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, मुझे लगता है हम सब की भी तरफ से एक भावभीनी श्रद्धांजलि उन शहीदों के नाम जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जिंदगी की सर्वोच्च कुर्बानी दी। ये देश उनको हमेशा अपने दिलों में रखेगा, उन्हें हमेशा याद रखेगा, उनके बलिदान को सर्वोच्च मानता रहेगा। बहरहाल अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए, अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रधानमंत्री ने आज वहां पर जबरदस्त हमला विपक्ष पर किया है। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि स्कीम के जरिए हमारी ये कोशिश है युवाओं को सेना के साथ जोड़ने की, और विपक्ष लगातार सियासत इस मुद्दे पर कर रहा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो भी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही जा रही हैं वो सब गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के, युवाओं की आंखों में धूल झोंकने वाला स्कीम है। अब ये अग्निपथ, अग्निवीर स्कीम को लेकर लड़ाई तो लंबी आप देख ही रहे हैं। जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से स्कीम को लेकर हो रहा है। पीएम ने यहां तक कहा कि अगर ये सत्ता में आए होते तो करगिल दिवस इस तरह से नहीं मनाया गया होता। कितना दम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में और कितना दम विपक्ष के आरोपों में, इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। युवा सवाल पूछेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अजय आलोक जी। डॉक्टर अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के। अनुमा आचार्य जी, विंग कमांडर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत सर आपका। मेजर जनरल ए.के. सिवात साहब, रिटायर्ड फॉर्मर चीफ टेरिटोरियल आर्मी के, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मलुक नागर साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। करगिल विजय की रजत जयंती पर रणबांकुरों को देश का शुक्रिया कहने प्रधानमंत्री खुद पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी द्रास ब्रिगेड हेलीपैड पर उतरे और फिर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गौरव से भर देने वाले वॉल ऑफ फेम को देखा और 1999 के युद्ध में जाबाजी की कहानी सुनी। शौर्य और साहस को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों पर हो रही सियासत पर विपक्ष को आईना दिखाया। पीएम मोदी ने अग्निवीरों को लेकर विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि योजना का मकसद सेना को युवा बनाना है। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। अग्निवीर को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा तो विपक्ष ने चौतरफा वार किया।
प्रधानमंत्री जी आदतन जो गलत कर जाते हैं उसे गलत ही मानने को तैयार नहीं होते। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप क्या उनको पाकिस्तान और चीन की सीमा के सामने करेंगे? जो सेना है आपके सामने जिसे आज आप संबोधित कर रहे थे, ये विश्व विजयी सेना है, भारत की बहादुर सेना है। मैं उनकी शहादत को करगिल में प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और इसे या तो समाप्त कर दें मोदी जी, या जब हमारी सरकार आएगी हम समाप्त। अग्निवीर से पूछिए ना, यूथ से पूछिए, मतलब कमाल है। प्रधानमंत्री जी को अभी भी 240 के लाले पड़ने के बाद भी मैसेज नहीं जा रहा है ना, जाएगा भी कैसे? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टूटी काट लेगा, बिजली काट देगा। अग्निवीर व्यवस्था को समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती है और मैंने सदन में भी कहा कि मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, मेरे साथ के ऑफिसर्स हैं और जब कभी मैं नौजवानों से मिलता हूं, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं नौजवान, उनसे मैं मिलता हूं और आम लोगों में ये बात है कि ये अग्निवीर व्यवस्था खराब है, हमारे देश की सुरक्षा से समझौता है। आप क्या कर रहे हैं? जनता आपसे मांग करिए अपनी आर्मी को और सशक्त करना है, आर्मी को और मजबूत करना है, और आप अग्निवीर को डिफेंड कर रहे हैं। जो उसमें कमियां हैं, हम आपको बार बार कह रहे हैं, उस कमियों को दूर करें। और बहुत सारे मार्टर्ड सोल्जर्स की फैमिलीज ने कहा है। इतना शर्मनाक है कि देश के प्रधानमंत्री अभी भी जनता का मूड, जनता के मन की बात नहीं समझ में आ रही है उन्हें, वो अभी भी अपने मन की बात कर रहे हैं। उधर पीएम मोदी उस संग्रहालय में पहुंचे जहां करगिल युद्ध में इस्तेमाल हथियारों, साजो सामान और शहीदों की स्मृतियां हैं। इधर तनातनी जारी रही। कुछ दिन मतलब वो अगर अग्निवीर योजना में काम करते हैं तो बाकी उसको आर्मी है, बाकी के डिपार्टमेंट उनको काम का मौका मिलता है, तो इसलिए मतलब बेरोजगारों के युवा लोगों के फायदे के लिए ये योजना शुरू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भाई अपोजिशन ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक योजना है। ये योजना जो है कुछ हद तक कुछ लोगों को लॉलीपॉप देने वाली योजना है। इसमें 75% लोगों का, और अभी आप एक तरफ 10% पहले उधर सीआरपीएफ में और सीआईएसएफ में या पुलिस में जगह जगह आप उनमें 10% दिए जा रहे हैं। इससे काम नहीं बनेगा। अग्निवीर को लेकर सियासी खींचतान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों के परिवारों से मुलाकात की। यहां से उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि उसके आतंकी मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे जाबाज आतंकवाद को पूरी ताकत से कुचल देंगे। भारत माता आज तक की, ब्यूरो। भारत माता की, भारत माता की। अजय आलोक जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है और वो प्रश्न ये है कि विपक्ष अगर खामियां अग्निवीर स्कीम की बता रहा है कि ये गलत है उसमें या ये गलत है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं? कौन सा भ्रम फैला रहा है विपक्ष? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे भारतीय सेना की चर्चा करने आए और आज कारगिल वीर दिवस है, जो आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि सबको को हम लोग को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो नहीं भूलना चाहिए कि हम उस भारतीय सेना की बात कर रहे हैं जिसका एक ही मोटो है, न मृत्यु से भय, न जीवन से प्रीत, वीरता या वीर गति, यही है भारतीय सेना का प्रतीक। उस भारतीय सेना पे अग्निवीर योजना, ये कोई आज हम लेके आए? पहले तो ये बोलते रहे कि मोदी जी के पिटारे से निकला, डिफेंस मिनिस्ट्री को पता नहीं था, मोदी जी लेके आ गए। यहां पे तो हमारे दो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। 1977 जनरल रैना, सबसे पहले उन्होंने ये कमेंट लिखा था कि भारतीय सेना में मूल सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन यहां पे समस्या संख्या नहीं, यहां पे समस्या आयु है। 77 से यह बात चल रही थी कि करना चाहिए। 1989 में भारतीय सेना में सहमति बन चुकी थी कि नहीं, हमें एवरेज उम्र सेना की घटानी है, लेकिन लटकाना, अटकाना, भटकाना चलते रहा। कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध समीक्षा की गई, उसकी बाकायदा कोर टीम बनाएगी। कारगिल युद्ध समीक्षा में कहा गया कि नहीं, सीडीएस का भी पद करना चाहिए, हमें अपनी आर्मी को जवान रखना है, हमें एवरेज उम्र घटानी है। इन तमाम झंझावातों को झेलते झेलते आज अब अग्निवीर स्कीम आई है, जो कि आर्मी ने लाई है। 158 ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट किया गया, देश भर के कम से कम 35 देश के सेनाओं पर अध्ययन किया गया और उसके बाद ये स्कीम लाई गई है। आप बिना स्कीम को जाने आप जनता में भ्रम फैलाना शुरू कर दिए, पेंशन नहीं मिलेगा, 4 साल करके बेरोजगार हो जाएगा। अरे क्यों बेरोजगार हो जाएगा भाई, क्यों बेरोजगार हो जाएगा? आप 4 साल करके अगर आर्मी में से निकलते हैं, आज तमाम राज्य की स्टेट गवर्नमेंट, जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, सब लोग पैरामिलिट्री सर्विसेज में, अदर पुलिस सर्विसेज में, फायर सर्विसेज में, एग्जेम्पलरी सर्विसेज में हर कोई आरक्षण इनका अनाउंस कर चुका है। इनको एज रिलैक्सेशन दी जा रही है।
इनका कॉम्पनसेशन देखा जा रहा है। कहना ये चुनाव का साइड इफेक्ट है। हमारे 240 सीट मिली, आपको समझ में आया कि कई लोग अग्निवीर स्कीम को लेकर कई लोगों में गुस्सा है, तब आपने अब उसके बाद ही सारा अनाउंसमेंट किया। अगर दुनिया में हर चीज को चुनाव से अगर आप जोड़ दीजिएगा, हाँ। चुनाव में हमें कम सीट नहीं मिली, हम सबसे बड़े दल हैं। जो हमको कहते हैं कि हमको कम सीट मिली, उनसे 2.5 गुना ज्यादा है। जो पेंशन वाली बात आपने की थी, जल्दी से सुना देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कहा, विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि पेंशन नहीं देना चाहते, पेंशन बचाना चाहते हैं, इसलिए ये अग्निवीर स्कीम लाए हैं। सुनिए, फिर मैं आ रही हूं अनुमा जी। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। अनुमा जी, ये सीधा जवाब एक तो ये पेंशन वाले मुद्दे का, उन्होंने कहा कि पेंशन ही बचाना होगा, तो वो जो आज ज्वाइन कर रहा है वो तो कब रिटायर होगा, तब तक मेरी उम्र 105 साल होगी। युवा आर्मी को लेकर, क्योंकि अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, एवरेज एज 26 से 27, हमारा 32। अब वो कह रहे हैं अग्निवीर स्कीम के बाद एक एवरेज एज हमारी फौज की आने वाले दिनों में घटकर 26 हो जाएगा। अभी पॉलिटिक्स तो है नहीं, यहां पर 50, 55, 60 को भी युवा नेता कहा जाता है, तो यहां पर तो हम सरहद पे उन्हें भेजते हैं लड़ने के लिए। ऐसे में एवरेज एज कम होना एक रिक्वायरमेंट है, लग्जरी नहीं है। सबसे पहले तो मैं कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देती हूं, और कभी माफ नहीं कर पाऊंगी बीजेपी की सरकारों को, जिन्होंने कारगिल के समय भी इंटेलिजेंस फेलियर होने दिया और पुलवामा में भी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, और उसका श्वेत पत्र अभी तक नहीं आया। दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ कहते हैं वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी, तो अगर मैं कांग्रेस की प्रवक्ता भी हूं, लेकिन मुद्दा चूंकि फौज का है, तो मेरे 24 साल की जो सर्विस है, कमीशन सर्विस, मैं उसके आधार पर बात करती हूं। आज जो अग्निपथ स्कीम आई है, जैसे हमारी एंट्री हुई थी जब 1992-91 में, उस समय एक पायलट प्रोजेक्ट आया था, महिला अधिकारी 5 साल के लिए लिए जाएंगी, अगर सफल होती हैं तो फिर एक्सटेंशन दिया जाएगा और उसके बाद उनसे परमानेंट कमीशन के लिए पूछा जाएगा। वो पायलट प्रोजेक्ट हुआ क्या? हमारी सेना में हर बार एक पायलट प्रोजेक्ट के बगैर कोई स्कीम लॉन्च नहीं की जाती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैंने अपने पूरे 24 साल के करियर में मुश्किल से एक आध आत्महत्या देखी है। आज 9 अग्निवीर आत्महत्या कर चुके हैं। एक ने चोरी की है, आपको पता है, सभी ने देखा है कि एक कार चोरी की है। क्या कमी है उसे? पहले जो 35 लाख युवा हमारी सेनाओं में अप्लाई करते थे, आज 10 लाख से भी कम हो गए हैं। बहुत से ऐसे अग्निवीर हैं जो वहां संस्थाओं से ही निकल के जा रहे हैं। ये सब क्या है? और जितने भी लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं हमारे फौज के, मुश्किल से 10% है, वो भी कहते हैं पैबंद लगा दीजिए, अगर आप ऐसा कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, वैसा कर देंगे तो अच्छा होगा। आज प्रधानमंत्री जी ने इतने झूठ बोले, 24 साल की सर्विस के बाद आज मुझे OROP का अधिकार नहीं है। कोई एक उन्होंने फ्लूक डेट पर एक बोल दिया कि आज जुलाई 2014 के बाद सब किसी को OROP नहीं मिलेगा, तो नहीं ना मिला है। कितने झूठ बोलेंगे देश से। और दुखद बात यह है कि सेना के जनरल्स को जबरदस्ती, क्योंकि जनरल मनोज नरवाणे ने बहुत साफ कहा कि अग्निपथ जैसी स्कीम की तो हमने कल्पना भी नहीं की थी, हम तो टूर ऑफ ड्यूटी कर रहे थे। ये जो कहानी सुना रहे हैं कि सेना की उम्र की बात है, यही प्रवक्ता बहुत दिनों पहले तक डिफेंस पेंशन की बात कर रहे थे। इन्होंने बार बार अपने वक्तव्य बदले हैं। और चूंकि मैं सेनाओं से आती हूं, अभी मेरी एक एयर मार्शल साहब से बात हुई जो कि सिटिंग एयर मार्शल है। उन्होंने कहा हमें समझ ही नहीं आ रहा है हम इनका क्या करें।
तो एक तरफ सेना में 2.5 लाख सैनिकों की कमी हो गई है, हम 2 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, हमें लद्दाख में भी उसी क्लाइमेट में, कोल्ड क्लाइमेट में उनको रखना है, उतना ही कश्मीर में भी रखना है। बार बार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहे हैं। सेनाओं का केवल राजनीतिक इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री ये जान लें कि सेना तो शूरवीर है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कायर हैं, क्योंकि चीन के हमारी सरहदों में घुस आने के बाद भी वो कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। तो ये शर्मनाक बातें हैं। छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं आप दोनों के पास पॉलिटिकल स्कीम है, ये बिल्कुल सेनाओं की स्कीम नहीं। राजनीतिक प्रतिद्वंदता अपनी जगह होती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कायर कहने वाला देशभक्त तो नहीं हो सकता है। इसलिए ये भाषा पे संयम और मर्यादा होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आपको ही रोकना चाहिए कि प्रधानमंत्री, एक मिनट, कायर बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अनुपमा जी बीच में नहीं बोल रहा था। शाउटिंग मैच मत कीजिए। मैं नहीं करूंगी, लेकिन कौन प्रधानमंत्री कायर होता है? कौन प्रधानमंत्री कायर होता है? जब युद्ध हो जाए और अपनी एयरफोर्स को अटैक करने से रोक दे, वो प्रधानमंत्री कायर होता है। चीनी फौज को जो खाना खिलाए 1952 में, वो प्रधानमंत्री कायर होता है? या पाकिस्तान में घुस के मारे, वो प्रधानमंत्री कायर होता है? कौन होता है कायर? जरा कायर की डेफिनेशन बताएंगे। ये जवाहरलाल नेहरू ओपन फैक्ट है, दोनों जनरल यहां पे खड़े हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। 1952 में तिब्बत पे जब चाइना ने अटैक किया था, हम हिंदुस्तानी लोग, हमारे हिंदुस्तान की चावल जाती थी चीना सेना को खिलाने के लिए। ये कायरता की बात कर रही है? अब प्रधानमंत्री मोदी को कायर बोल रही है? ये इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। काहे नहीं पाकिस्तान अब घुसता है? पहले तो हमेशा घुस के क्यों नहीं यहां बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है? इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। बैठा के आपने खिलाया है। डोकलाम हो रहा था, राहुल गांधी चीनी के साथ बैठ के डिनर खा रहे थे। बड़ी वीरता थी। अरे भाई वीरता, एक से एक वीरता देखी हमने कांग्रेस पार्टी की तो। और ये बोलना आज की तारीख में प्रधानमंत्री कायर हैं, तो आपके कहने से कायर हैं? कायर हैं? आपके औकात क्या है भाई बोलने की? 15 साल हो गए, 11 साल हो गए, 99 पे टिके हो, 100 तक पार नहीं किए, कायर बोल रहे हैं। अनुमति, मैं पहली चीज तो ये कहना चाहती हूँ कि 1962 का जो युद्ध हारे थे हम, हमारे रडार्स की क्षमता केवल 16 किलोमीटर थी, हमारे पास उतने एयरक्राफ्ट नहीं थे, लेकिन हम लड़के हारे थे। हमने इस तरह से, वो प्रधानमंत्री कायर होता है जो अंदर घुसे हुए चीन को कहता है ना कोई घुसा है ना घुस आया है। वो प्रधानमंत्री कायर होता है जो अग्निपथ जैसी स्कीम लाकर सेनाओं को अंदर में, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी सिस्टम होता है। आपको याद दिलाऊं कि जब हमारा 26/11 हुआ था, 26/11 हुआ था, तो अपने ही बडी को बचाने के लिए हमारे मेजर साहब शहीद हुए थे। इसी तरह से विक्रम बत्रा जी जो थे वो भी शहीद हुए थे अपने बडी को बचाने के लिए। आपने उस बड़ी सिस्टम में 2 भाग कर दिए, आपने उस बड़ी सिस्टम को अलग अलग कर दिया, 2 सेनाओं में सेना को 2 भाग में बांट दिया। वो प्रधानमंत्री जरूर कायर होता है जो पुलवामा का हमला होने के बाद भी श्वेत पत्र नहीं लेकर जनरल सिवाच, आप दोनों कहां खड़े हैं भाई? अब आर्मी वाले हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों पर क्या आरोप लगेगा कि आप इसकी तरफ बोल रहे हैं उसकी तरफ, लेकिन देश के लिए। अंजना जी, ऐसे है, जब हम कहते हैं ना कोई चीज कि भाई ये गलत है, और अगर लगता है कांग्रेस को कि हाँ गलत है, तो लोग कह देते हैं हम कांग्रेस का पक्ष ले रहे, और जब लगता है हम ऐसी बात कर रहे हैं जो कि उसमें है, तो लोग कहते हैं हम बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं। तो हमें तो ये झेलना पड़ेगा, और हम झेल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हमारे अपने विचार। बिल्कुल, देखो अंजना, इसमें कोई शक नहीं, जो ये स्कीम आई थी ये एक बड़े अच्छे पर्पज के लिए आई थी। ये सच्चाई है। सुब्रमण्यम कमेटी कारगिल वार के बाद उसने 2 स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी थी कि भाई एवरेज एज जो है जवानों की 32 साल से घट के 25-26 होनी चाहिए। उसकी वजह थी क्योंकि जब लद्दाख के अंदर चोटियों पर हमला किया गया तो फिर पाया गया कि यंग प्रोफाइल जो सोल्जर हैं वो ज्यादा चढ़ सकते, बहुत मुश्किल था। एक ये था, एक कहीं ना कहीं ये था कि कहीं ना कहीं जो कैपिटल फंड है आपका डिफेंस का, उसके अंदर पैसा नहीं बचता, ज्यादातर रेवेन्यू में चला जाता है, पे पेंशन में, उसको भी एक प्रकार से करेक्शन मोड दिया जाए। अब बात आती है अग्निपथ स्कीम की। देखो अग्निपथ स्कीम में मैं अभी भी सोचता हूं कि 3-4 रिकमेंडेशन, अब जो चीज आ गई आप उसको सुधार तो सकते हैं, और सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बार बोल दिया कि करेंगे। कैसे, मैं बताता हूं। जो 25% आप कह रहे हो रिटर्न, वो 50%, और गवर्नमेंट ने काफी हद तक इसके ऊपर एक प्रकार इशारे किए हैं कि वो तैयार है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इसको जो आप जब जाएंगे 4 साल के बाद, एक तो 4 साल कम है, इसको 7 साल करो, क्योंकि 4 साल में 1-2 साल तो उसके ट्रेनिंग में लग जाते हैं। अगर उसका बेस्ट यूज करना है तो 7 साल ठीक है। दूसरा जो तीसरा पॉइंट आ रहा है कि भाई उनको जब ऑब्जर्व करो, CAPF
पुलिस वगैरह में ये ट्रेन है, मोटिवेटेड है, कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस है, और उसके बाद क्या है कि ट्रेनिंग में पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये भी गवर्नमेंट करने को तैयार है, ये भी बड़ा। सबसे ज्यादा स्टिकी पॉइंट एक रहता है अंजना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है वो इमोशनल पॉइंट है, गवर्नमेंट को पक्का सोचेगी पॉजिटिव। वो ये है कि अगर 4 साल के अंदर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है लाइन ऑफ ड्यूटी पे, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो उसको उतना ही सब कुछ मिलना चाहिए जो कि एक रेगुलर सोल्जर को मिलता है। उसकी वजह यह है, गोली पहचानती नहीं है कौन रेगुलर है, कौन आपका एक प्रकार से रेगुलर सोल्जर। दोनों मरने को तैयार है देश के लिए। यह सच्चाई है। कॉन्फिडेंस, ट्रेनिंग, मोटिवेशन फौज का बहुत ज्यादा है, और स्पेशली 10 साल में जिस प्रकार से आज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हथियार आए हैं, तो इसको बदलें, किसी तरीके से ऐसा तरीका निकालें। अगर कोई शहीद हो जाता 4 साल में, तो उसको सब कुछ वही मिले जो कि एक रेगुलर सोल्जर को मिलता है। मुझे लगता है ये सभी की सब कहने की कोशिश करें। अब जो पॉइंट आता है, एक सेकंड मैं आपको टोक रही हूं। खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, हम आपको बता दें, इन राज्यों की तरफ से घोषणा किया गया है कि वो अब लागू कर रहे हैं स्कीम को, और उस बाबत जो जानकारी है वो हम आपको बताते हैं। अग्निवीर को लेकर यूपी और एमपी में बड़ा ऐलान किया गया है। यूपी पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों का कोटा होगा, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस हो, पीएसी हो, उसमें उनका कोटा होगा, आगे की नौकरी 4 साल के बाद के लिए। ऐसे ही एमपी पुलिस में भी, और इसी के साथ मोहन यादव जो वहां के मुख्यमंत्री, वो भी ऐलान कर रहे हैं। इससे पहले चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, अन्य मंत्रियों, कहां पर कौन से सेंट्रल फोर्सेस में उनके लिए 10% का आरक्षण हो रहा है, इन सब का ऐलान किया गया। आइए आपको सुना देते हैं दोनों मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है, और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा, और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे कि उन ट्रेंड युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें। आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। जनरल सहवाग साहब, अब ये भी प्रावधान किए जा रहे हैं, तो अगर उन पर कोई मतलब मानसिक रूप से कोई टेंशन था कि 4 साल बाद क्या होगा, उसको भी केटर किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं, बस 10 सेकंड, आपने सही बोला। अगर यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जो एक है कि हमारा 4 साल के बाद क्या होगा। अगर ये पक्का कोई रिटर्न नोटिफिकेशन देके ये एक प्रकार यकीन किया जाता है, जितने भी अग्निवीर 4 साल के बाद निकले, चाहे वो 50% निकले या 70% निकले, उनको जॉब दे दी जाएगी। मुझे लगता है विन विन सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि देखो, ट्रेन है, मोटिवेटेड है, आपको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे उनके ट्रेनिंग पे, तो दोनों पे विन विन सिचुएशन है। तो ये मेरे को लगता है बहुत अच्छी पहल है। अंजना जी, पहले तो एक चीज स्पष्ट करो कि क्या दिल्ली पुलिस का जो सिपाही है, दिल्ली की सुरक्षा मुश्किल काम है या भारत की सुरक्षा मुश्किल काम है? हरियाणा पुलिस का जो सिपाही है, क्या हरियाणा की सुरक्षा मुश्किल काम है या देश की सुरक्षा मुश्किल काम है? क्या बीएसएफ के जवान की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है? आईटीबीपी के, सीआरपीएफ का जवान बड़ा काम करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुद्दा बहुत गंभीर है, और मुद्दे को पास्ट से मत जोड़ो। ये हो गया, कांग्रेस ने ये कर दिया, ना भाई ना। मुद्दा देश की सुरक्षा है, आज नहीं, जब आप बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, तब का मुद्दा है। और मुद्दा क्या है? ये 9 महीने की ट्रेनिंग करता है दिल्ली पुलिस का सिपाही, 9 महीने की ट्रेनिंग करता है सीआरपीएफ का जवान, 9 महीने की ट्रेनिंग करता है बीएसएफ का जवान और हरियाणा पुलिस का जवान। आप भारतीय सेना के जवान को, अग्निवीर छोड़ो, कोई भी 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो। भाई, किसी ने क्या फौज को पूछा कि आपके पास एक ट्रेनिंग कमांड है, बताइए आप कैसे इस 9 महीने की ट्रेनिंग क्यों थी? ये एक मानसिक
एक नौजवान, हर देश का, भारतीय देश का अगर कल हमारे पे आक्रमण आए, आप सब हथियार उठा सकते हो, मैं मानता हूं, लेकिन एक आम बच्चे को, 18 साल के बच्चे को सेना में ले जाना, मानसिक तौर से उसको सिविल लाइफ से तोड़ना मतलब उसको ये जिंदगी तोड़ना और एक नए जीवन में डाल देना, जहां उसके अंदर एक जुनून हो, एक जज्बा हो, देश के लिए मरने के लिए तैयार हो और होश हवास से मरने के लिए तैयार हो। 9 महीने लगते हैं, आपने उसको 6 महीने कर दिया। अगर 6 महीने पे जब ट्रेनिंग खत्म हो रही है, अगर वो लड़ाई में जाता है, तो मैं जनरल दयाल, एक सवाल है मेरा बच्चा, क्या ये 6 महीने की जो ट्रेनिंग है ये बाकी सेना के लोगों के लिए भी है? नहीं, या सिर्फ अग्निवीरों के लिए? नहीं, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी 9 मंथ्स है मिनिमम। हाँ। ये 9 मंथ्स देखिए। और बाकी जो रेगुलर रिक्रूट्स है उनके लिए कितना है? 9 महीने से ज्यादा, 10 महीने। और इनको 6 महीने? 6 महीने। यानी आप कह रहे हैं कि ये 3 महीने का गैप ये है। देखिए, लोग कह रहे हैं उसको फिजिकल, देखिए फिजिकल ट्रेनिंग आजकल आप बाहर भी दे सकते हो, आप हथियार चलाना सिखा सकते हो इनसे, लेकिन मेंटली ब्रेक करना क्यों? फौज का दस्तूर ना, ड्रिल, पीटी फलाना, इसलिए कि जैसे ही हुक्म आता है, फर्स्ट लड़ाई में ये नहीं सोचता कि क्या हुक्म है, क्या है, लड़ाई में सोचता हुक्म आ गया एंड ही हैज टू टेक एक्शन। मेंटली किसी आदमी को साइकोलॉजी बैरियर करे, बहुत पुरानी रिसर्च हुई थी इस पे। अंजना जी, मैं एक ऐसा छोटी सी बात कह रहा हूं, बच्चा 9 महीने लेता है मां के पेट में। आप एक बच्चे को तो देखो 9 महीने लगा, तो एक आप नौजवान लड़के को फौज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। 9 महीने हो जाएगा तो स्कीम ठीक है? 9 महीने, एक मिनट, पहली बात क्या, सॉरी, अगर आप बुलाए, इतना बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि मुद्दा है ये। दूसरी बात, देखिए सवाल उम्र कम करने का जो बोल रहे हैं ना, अगर उम्र कम करनी है तो 19 जो कारगिल युद्ध को जिसको आज सेलिब्रेट करें ना, उसका मैसेज दुनिया को क्या गया था? उसका मैसेज गया था कि भारत की सीमा के अंदर पैर मत रखो, एग्जीक्यूट, डोंट ट्रेसपास इंडियन टेरिटरी, यू विल बी एग्जीक्यूटेड। ये हमारा मोटो है। और वो मोटो, वो लोग उनकी उम्र पर हम सवाल उठा रहे हैं, अरे वहां हवलदार थे, वहां जेसीओ थे। फौज सिर्फ 4 साल के जवानों से नहीं लड़ती, फौज में लड़ाई जेसीओ भी लड़ता है, प्लाटून कमांडर है, आगे बढ़ता है, उसकी उम्र 37 साल है, 40 साल है। हवलदार है, उसकी उम्र 32-33 साल है। ऑफिसर है, सीओ। सुब्रमण्यम कमेटी ने बोला था, अंजना जी, ऑफिसर्स की एज लो करो, कमांडिंग ऑफिसर्स की सुब्रमण्यम कमेटी और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की थी, उसमें मैं पूरी तरह से क्योंकि मैं मॉस्को में था, मैंने उस पूरी कमेटी को बहुत अच्छी तरह पढ़ा। मैं कारगिल के टाइम में था, वो बातें अलग हैं, मैं उसको अच्छी तरह पढ़ा है। कमांडिंग ऑफिसर्स की एज हमने कम कर दी, लेकिन उसका तजुर्बा कम कर दिया। अगर एज कम करनी है ना, एनडीए के अंदर 10th क्लास में एंट्री कीजिए, ऑफिसर को दे दिए, जैसे जन जोशी 18-19 साल पे कमीशन मिला था, ताकि 30 साल पे वो बटालियन कमांडर, 32 साल पे बटालियन कमांड करे। सीओ की एज कम कर दिए, जेसीओ की एज कम दिए। सिर्फ एक जवान के मुद्दे को लेकर कह रहे हो एज कम हो जाएगी, गुमराह मत कीजिए, ये गुमराह है। इससे सिर्फ नुकसान ये होगा कि जो सिस्टम है ना फौज का। और तीसरी बात, इस भारतीय सेना का सबसे मजबूत अंग क्या है? उसका जवान, उसकी इनडोमिटेबल स्पिरिट, उसकी कैपेबिलिटी टू सैक्रिफाइस, लड़ाई लड़ने का जज्बा उसका। आपने सबसे पहले रिफॉर्म करना है, उसी की वही चीज तोड़ दी। हम हथियारों से नहीं जीते 71 वॉर, कारगिल वॉर हथियारों से नहीं जीते, हमारे पास कुछ एम्युनिशन भी नहीं थे, लेकिन हम जीते क्योंकि हमारे जवान में जज्बा था, हमारे अंदर जोश था, जुनून था, उसकी ट्रेनिंग थी। एक जो ये कह रहे ना, अभी कह रही थी कि भाई वो बड़ी सिस्टम था, हम उससे जीतते हैं। जो है हम नाम नमक निशान पे लड़ते हैं भाई, उसको बनाने में पहले 9 महीने में ट्रेनिंग होती है, पहले 4-5 साल में जवान जो है वो ट्रेंड सोल्जर बनता है। ट्रेंड सोल्जर मतलब फिर वो एक्सीलेंट सोल्जर बनता है। हाँ। आप जिससे पहले वो एक्सीलेंस अचीव करे, आप लड़ाई की काबिलियत करे, आप उसको विड्रॉ करें। और उम्र तो इससे कम नहीं होगी। नजर में स्कीम खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। मैं और बात हूं, देखिए ये झूठ है। बचाने की स्कीम है। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए एक मुद्दा क्या है, आप लोग हमारे में से बहुत लोग शहर से हैं, किसी के फादर के पास दुकान है, किसी के, मैं अब मुद्दे पे आता हूं, सामाजिक मुद्दा भी तो बोलना चाहिए ना। फौजी आदमी 10 साल से समाज में घूम रहा हूं, ये गांव का लड़का है, उसके पास उनके ना फादर के पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो उम्रों तक चलेगा, ना फादर के पास टोयोटा का वो एक शोरूम है जो उम्र भर चलेगा, ना उसके पास दुकान है। ये फौज के आने का, फौज में आने का, बीएसएफ में आने का, पुलिस में आने का, जिसमें भी काट के हमें भेज रहे हो, उसमें हमारा ही आदमी आ रहा है गांव से। मैं गांव से चला था, मैं सब 10 साल के, झूठ नहीं बोल रहा हूं, कुर्ते पजामे में चले थे, जिंदगी पूरी हो चुकी है। कोई किसी सियासत से नहीं लड़ा, किसी पॉलिटिक्स से नहीं लड़ा, देश से लड़ा।
आप उस लड़के को एक अनस्टेबल करियर दे रहे हो, उसके अंदर से जुनून जाएगा, उसके माँ बाप की इज्जत होती है जो फौज में जाता है, उसकी अच्छी शादी होती है, उसको स्टेबल करियर मिलता है, उस स्टेबल में वो फख्र लेता है, उस फख्र से उसका परिवार चलता है, उसका परिवार ऐसे करके चलता है, अगले बेटे को भेजता। मेरे फादर 1965 में जब डेथ हुई, मेरा बड़ा ब्रदर 19 साल का था। लोग कहने लगे इनको हम यहाँ दिल्ली पुलिस में करते हैं, हरियाणा पुलिस में, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं ना जब ऐसे हादसा होता है। मेरी माँ ने बोला फौज में जाएगा। 1971 वॉर में दैट यंग कैप्टन फॉट इन वॉर बिकॉज पैशन होता है फैमिलीज में। अजय आलोक जी आप जवाब दें। ये लोग जो बातें मलुक साहब एक बार बोले, मलुक साहब बोले, और उसके मैं बाद देखिए प्लीज वेट, नो सर प्लीज वेट फॉर योर टर्न। मैं बस कारगिल में जितने भी शहीद हुए उनको नमन करता हूं, और पूरा देश, और आज हम जहां खड़े हैं और जिस तरह बात कर रहे हैं, देश जो तरक्की कर रहा है, कारगिल युद्ध का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। मैं कहना चाहूंगा जो हमारे नेशनल पार्टी की कांग्रेस की प्रवक्ता है मैडम, ये फौज में रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज अगर इनको एमएलए बनना है या एमपी बनना है तो उसके लिए देश की सिक्योरिटी को फेलियर कहना इस नेशनल टेलीविजन पे और प्रधानमंत्री को कायर कहना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और जहां तक अग्निवीर की बात है, उसमें एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, चर्चा हो सकती है, और जहां उम्मीद और जहां पे संभावनाएं हैं कि इंप्रूवमेंट कैसे की जाए, और ये देश के संविधान के तहत पार्लियामेंट में भी हम लोग यही काम करते हैं कि कैसे अमेंडमेंट लाएं और कैसे इसको और बढ़िया कर सकें, तो उसमें गुंजाइश है, उसके लिए डिबेट हो रही है। लेकिन नेशनल टेलीविजन पे देश को कमजोर करने की बात किसी भी नेशनल पार्टी को यहां नहीं करनी चाहिए, और ये हमारे देश के लिए और देश के नौजवानों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। जो जनरल दयाल ने कहा है, मैं चाहती हूँ उसका आप जवाब दें। जो इंस्टेबिलिटी का इशू है मैं 4 साल के बाद, मैं जनरल दयाल साहब पे ही, मैं जनरल दयाल साहब की ही बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि आपने ये स्कीम ले आई, आपने डाल दिया। प्रधानमंत्री ने ये स्कीम लेके नहीं आए हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने कहा मैंने सेना के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, आपने नहीं लिया, और मैं तो प्रधानमंत्री अरे आपने नाम नहीं लिया। सुनिए जनरल साहब, सुनिए तो प्राइम मिनिस्टर, अरे मैं आपके समझ पे आपके समझ पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है 1977 से आर्मी में इस बात की मंथन हो रही थी कि ये हमें करना है। मैंने पहले ही बताया 1989 में फौज में सहमति बन गई, हमें करना है। जनरल एमवीए में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे तैयार जनरल जयपुरी ने जब ये अनाउंस किया तो उन्होंने कहा कि तीनों सेनाध्यक्ष, सीडीएस, जनरल विपिन रावत, इन सब से डिस्कस करके 58 देशों से डिस्कस करके 158 ऑर्गेनाइजेशन से कमिट करके हम लोग ये स्कीम लेके आए। तो क्या उनकी बुद्धिमत्ता पे आप सवाल उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अब एक मिनट, ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जो सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके भी निर्देशिता में ये कमेटी गठित होकर ये तय कर रही है कि ये काम हमें करना है। 77 से ये विचार चल रहा है, और आज जनरल दयाल कह रहे हैं कि ये चीज गलत है। तो ये तो अब आप जो सर्विंग ऑफिसर रहेगा, जो फील्ड में सर्व कर रहा है, आप रिटायर हो चुके, ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसके लिए पूरे आर्मी पे सवाल उठाना कहीं से उचित नहीं। नो कॉन्फ्लिक्ट 77 से नहीं, 75 से बहुत दिन से थी। ऑफिसर्स की तो जो थी उसी वक्त मना कर देते कि नहीं करना था। एक सर बोलने दीजिए ना सर। भारत में एक डिप्टी कमिश्नर 25-26 साल का लड़का बन जाता है, उसको आप कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के पे स्केल में डालते हो। मुद्दा वो था कि हम लोग किस तरह से अपने आर्मी कमांडर्स को, डिवीजन कमांडर्स को, कोर कमांडर्स को यंग एज पे लाएं, ताकि हमें भी वो बेनिफिट्स मिले। जो पे स्केल तो ऐसे बना हुआ ना कि मेरा पे तो उतना ही जाएगा ना। अनफॉर्चुनेट चीज है, उनको गलत कोट कर रहे हैं। तो मैं इस बात का आपको प्रमाण दे दूं, मध्य प्रदेश से हूं, 2022 से ये केस लड़ा जा रहा है कि जो हमारे पूर्व सैनिक होते थे उनको 10% का आरक्षण था, पुलिस में नहीं दिया है। हम जबलपुर में कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। तो ये जो इस तरह की लफाजियां हो रही हैं ना, इसके ऊपर यकीन नहीं करिए। दूसरी चीज, मेरे देश का लोकतंत्र मुझे ये इजाजत देता है कि अगर मेरी सेना मेरे लिए, मेरा देश मेरे लिए प्रधानमंत्री से आगे है, क्योंकि मैंने 24 साल इसी के लिए वर्दी पहनी है। अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से आज तक एक बार भी बात नहीं कर पाया है, तो मुझे उसे कायर कहने का हक है। और मेरे देश के इसी प्रधानमंत्री ने मर्यादाएं तोड़ी हैं। पंडित नेहरू के बारे में अनाप शनाप चीजें फैलाकर उनकी जो बेइज्जती की है, उसके बाद उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। और एक आखिरी बात ये बोलना चाहती हूं कि जब आपकी तालियां बजे ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि 9 अग्निवीरों ने आत्महत्या की है, एक ने चोरी की है। तो खाली ताली बजाने के लिए मत बजाइए। हमारी सेनाओं को कमजोर करने की ये स्कीम है, इसका मैं खुलासा कर रही हूं। और एक और बात बोलना चाहती हूं कि इसी सरकार ने
हमारे देश के जो डिसेबिलिटी पेंशन वाले सैनिक हैं या सैन्य अधिकारी हैं, इनके खिलाफ 200 नंबर में अपीलें की हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये केस जीत गए थे आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने। तो ये एक ऐसी सरकार है, एकदम छोटा सा जवाब देना है क्योंकि मुझे इनके सवाल लेने हैं। मैं बस एक लाइन पूछना चाहता हूं आप ही लोग से। इन्होंने कहा लोकतंत्र इनको अधिकार देता है कि देश के प्रधानमंत्री को ये कायर बोल सकती हैं, तो लोकतंत्र इनको एक मिनट बीच में नहीं, नहीं बीच में नहीं, ये गड़बड़ है। मैं वो नहीं रोकता हूँ, मैं नहीं टोकता हूँ, मैं नहीं टोकता, मैं टोकता नहीं हूँ, बीच में मत बोलिए। एक मिनट, क्या लोकतंत्र ऐसे नेता को क्या बोलने का अधिकार देता है जो हमारे देश के वर्तमान सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा बोले? क्या बोलता है लोकतंत्र? क्या बोलता है ऐसे नेता को क्या बोलना चाहिए? और ऐसे लोग ऐसे नेता को क्या बोलना चाहिए जो भारतीय सेना पे आक्षेप उठाए, जब और कहे कि नहीं हमारे प्लेन गए, बम गिरा के आए, पेड़ पौधे काट के आगे, कोई पाकिस्तानी को मारा नहीं, ऐसे नेता को क्या बोलना चाहिए? जीवन भर इन्होंने सेना का कभी सम्मान नहीं किया। अग्निवीर पे केंद्रित रखिए, अब नौजवान सीख के जाएंगे। किसको बोल रहे हैं आप? ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक दूसरे के नेता को गाली चल रही है। इसका क्या किया? एक मिनट बताओ। देखो मैंने यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें देखना है कि इस स्कीम को कैसे बेटर बना सकते हैं, और यही मुद्दा होना चाहिए कि भाई इसके अंदर ये अगर हो जाए ये स्कीम बेटर हो जाएगी, क्योंकि इसका मेन एम तो अच्छा है कि एज कम करना और आपका जो बजट में पैसा कम मिल रहा था मॉडर्नाइज करना। आप इस स्कीम को मॉडिफाई करें और इसको और बेटर बनाएं, और वो कैसे होगी डिस्कशन करें, और वो डिस्कशन में जो पॉइंट आते हैं मुझे लगता है गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है। मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से है। जैसे हम सब देख रहे हैं कि मेजोरिटी में ये स्कीम लागू नहीं हो पा रही है, उस पर उतना सफल नहीं हुई है, तो गवर्नमेंट इसे हटाने की कोशिश करेगी या इस पे सुधार करने की कोशिश? जल्दी से। कोई हटाने की कोशिश नहीं की जा रही है। सुधार हमेशा एक निरंतर प्रक्रिया है, जो कि हमारे बगल में जनरल साहब बोल रहे हैं। और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि जो भी आपके सुझाव हैं सुझाव दीजिए, आर्मी भी विचार करेगी। और ये स्कीम किसी ने सीधे लाद के नहीं दे दी है, ये बाकायदा आर्मी से एक वेल थॉट ऑफ स्कीम है, ये आर्म फोर्सेस के लोग ही नहीं दिया है। मेरा नाम भूमि वाजने है। मेरा सवाल विपक्ष है कि विपक्ष कैसे दावा कर सकता है कि अग्निवीर योजना एक कुर्सी बचाओ योजना है, जबकि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत करने के लिए उद्देश्य है। ठीक है, ओके। किसी ने भेजा है? आपने खुद ही लिखा था? खुद ही लिखा था, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, और आज प्रधानमंत्री ने भी इस पर कहा है कि बात राष्ट्रीय सुरक्षा का है, उसमें भी तू मैं पीएम कायर है, चीन से बात नहीं करता है, ये है वो है। क्या जब सेना की बात हो हम अपनी स्कीम को कैसे बेटर करें? अगर इस पर फोकस होगा तो एक ईमानदारी से जब सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा सकती है ना, उसमें क्या जवाब दीजिए? वो उनकी चरित्र हो गया इंटेलिजेंस फेलियर का प्रमाण आप सभी ने देखा है। पिछले 2 महीनों में 35 से ज्यादा हमारे सैनिक या तो शहीद हुए या घायल हुए, उन पर आतंकवादी हमले हुए। क्या ये प्रमाण नहीं है? एक प्रमाण है। दूसरी चीज, ये तो साफ साफ प्रमाण है। दूसरी चीज, हिटलर ने एक सालशुद्ध आर्मी बनाई थी, SS आर्मी, उसमें इसी तरह के लोगों को रखा हुआ था, और इसी के तरह से एक इजराइल की आर्मी है, और एक किताब है इजराइल की, स्टार्टअप नेशन। क्योंकि हम डेड आर्मी नहीं है, हम डायनेमिक आर्मी है, हम हमेशा प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा महिला अधिकारियों का आना भी एक प्रयोग ही था, तो इसीलिए वो उसी पैटर्न में, इजराइल के पैटर्न में, उस किताब के जरिए उन्होंने वो बनाई, स्कीम उसी पर बनी है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, वो स्कीम की तरह सरकार अपने अग्निवीरों को संरक्षण नहीं दे रही है, और मध्य प्रदेश का उदाहरण बताता है कि सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, देगी भी नहीं। मेरा सवाल सत्ता पक्ष से है कि वो बहुत फंडामेंटल राइट का बात करते हैं, मौलिक अधिकार का बात करते हैं। सर आपको ग्राउंड रिपोर्ट नहीं पता। सर मैं फैमिली जो है वो आर्मी से है, मेरा दोस्त अभी लद्दाख में है, वहां का सर अग्निवीर के बंदे का ये कंडीशन है कि शाम में जो स्नैक्स मिलता है, नाश्ता मिलता है, वो उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाता है, ना दूध रहता है, ना काजू रहता है, सिर्फ जो रेगुलर जो ड्यूटी कर रहे हैं उनका रहता है। और सर ये जो सर डे टू डे सर बढ़ रहा है, सर क्राइम बढ़ रहा है और लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं सत्ताधार से कहना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, ये डिस्क्रिमिनेशन तो मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर आप बता रहे हैं ऐसा है, क्योंकि आप आर्म फोर्सेस के परिवार से हैं, तो निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम सरकार देखती है, ऐसा होता है। बिल्कुल इस पे ऐसा संज्ञान ले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि जनरल पुरी ने बिल्कुल ये कहा। इस पॉइंट को अलग मत ले जाओ, ऐसा नहीं होता बेटा। याद रखो, फौज के अंदर एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हैं, बड़ी सिस्टम है, हर कोई। हम ये सोच रहे हैं कि भाई इसमें सुधार कैसे ला सकते हैं, आप और हम ये सोचना चाहिए। प्लीज आप सुनो बेटा,
40 साल की नौकरी रह गई, हम एक दूसरे के लिए मरते हैं, हमारे लिए जवान और ये किसी पे कोई नहीं हो सकता, कोई अलग नहीं है अग्निवीर और ये सोल्जर। हम ये कह रहे हैं भाई अग्निवीर को आप मॉडिफाई करें, इसको बेहतर बनाएं। मैंने बताया जैसे कि भाई 4 साल में अगर अग्निवीर मरता है तो उसको वही दे जो रेगुलर सोल्जर को देते हैं, उसको एक नोटिफिकेशन करें, तो विन विन सिचुएशन करें। सर मेरा क्वेश्चन सत्ता पक्ष से ये है कि अग्निवीर एक बहुत महंगा और एक बहुत कॉस्टली स्कीम है, तो इसको इकोनॉमिकली सस्टेनेबल लॉन्गर रन के लिए करने के लिए गवर्नमेंट के क्या उपयोग है, तो क्या करना चाहते हैं? मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे ये स्कीम लाई गई थी कि सब कुछ पॉजिटिवली हो, बट हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान, कुछ नौजवान चोरी कर रहे हैं और कुछ नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? प्लीज बताइए एक बार। हालांकि चूंकि ये अनवेरिफाइड है इसलिए आज तक इसे, लेकिन वो चूंकि बता रहे हैं तो देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को कहूंगा कि अग्निवीर को इन्होंने पूरी हिटलर की आर्मी बता दी। ये सोचिए, ये ख्याल है, मतलब हिटलर की आर्मी, इजराइल की आर्मी बनाना चाहता है, अग्निवीर को वही बता रही है। तो ये इनका सोच है। ऐसी सोच के साथ अगर हमारे राजनीतिक दल देश में रहेंगे तो कल्याण करके ही मानेंगे, लेकिन ये कल्याण करके ही मानेंगे, इनको कोई रिपेंटेंस भी नहीं है, ये रिपेंटेंस भी नहीं है इसमें। लेकिन जो जॉब स्कीम आप भी अप्रेंटिसशिप वाली लेकर आ रहे हैं वो 1 साल की लेकर आ रहे हैं, ये भी स्कीम ला रहे हैं इंटर्नशिप नहीं, वो आर्मी के लिए नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर और करियर तो हर किसी का है ना, 1 साल के बाद वो क्या करेगा? अगर आप कॉर्पोरेट बच्चे की बात हो रही है ना, सिर्फ आर्मी का एक कंसर्न नहीं है, कोई सुसाइड क्यों कर रहा है आपके, जो आप कह रही हैं, तो यही वजह होगी ना कि 4 साल के बाद क्या में छप रहा है। हाँ, ये तो 4 साल के बाद की जो अनिश्चितता है वो तो अप्रेंटिसशिप वो मैं बताता हूँ क्या अंजना जी, एक कांग्रेस की उनको जवाब देने। अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। देखिए जल्दी से, हमारे यहाँ एक राज्य सैनिक बोर्ड है हरियाणा के अंदर, एक मिनट, एक राज्य सैनिक बोर्ड है हरियाणा के अंदर, वहाँ एक ब्रिगेडियर की अपॉइंटमेंट, वेट सर पिछले 5 साल से साहब वहाँ ब्रिगेडियर नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हमारी रिजर्वेशन कहाँ पे है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम इतने की इजाजत देता। मैं चाह रही थी कि आप बोल पाए लेकिन हो नहीं पाया। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।